हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। हिंदी साहित्य के क्वेश्चन हैं और इनमें हिंदी भाषा से संबंधित क्वेश्चन भी मैंने सम्मिलित किए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हिंदी भाषा से संबंधित क्वेश्चन भी आते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। पहला प्रश्न है, गासा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ में प्रथम भाग में कवियों का परिचय तथा द्वितीय भाग में वर्णन मिलता है। गासा दत्तासी ने अपनी रचना को दो भागों में प्रकाशित किया था। तो इनकी रचना के पहले भाग में तो कवियों का वर्णन है और दूसरे भाग में क्या था यह बताना है। राइट आंसर इसके लिए है कवियों की रचनाओं का वर्णन। ठीक है, गासा दत्तासी ने जो अपने इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी का प्रकाशन किया था, दो भागों में किया था। प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 में हुआ था और द्वितीय भाग का प्रकाशन क्रमशः 1870 और 71 में हुआ था। ठीक है, तो दो भाग थे। पहले भाग में इन्होंने कवियों की रचनाओं का पहले भाग में इन्होंने कवियों की जीवन शैली के बारे में बताया है, मतलब कवियों का परिचय बताया है, और दूसरे भाग में उनकी रचनाओं का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, उड़ रहा नित सौरव धूम लेखा में बिखर तन कण कण उर्वर करते लोचन स्पंदन भर देता सूनापन। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? आपको बतानी है यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। उड़ रहा नित्य एक सौरभ धूमलेखा में बिखर तन कण कण उर्वर करते लोचन स्पंदन भर देता सूनापन। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद या त्रिलोचन। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा की यह पंक्ति है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनके रचनाओं को उनकी कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो रचनाएं हैं, इनको उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। पहली सूची में रचनाएं दी हैं, दूसरी में इनके लेखक हैं। ऑप्शन में है सप्तकिरण, कर्फ्यू, नदी प्यासी थी, बहू की विदा। और आपको इनके साथ मिलान करना है कि कौन सी रचना किसकी है। देखते हैं इसके लिए आंसर क्या है। सीधे मैंने इसमें आंसर दे दिया है। तो पहले का देखिए, सप्तकिरण रचना है रामकुमार वर्मा की, कर्फ्यू है मोहन राकेश की, नदी प्यासी थी यह रचना है धर्मवीर भारती की, बहू की विदा यह है विनोद रस्तोगी की, और यह है एकांकी विधा की रचनाएं। ठीक है, एकांकी विधा की यह रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, चक्रव्यूह किसकी रचना है? चक्रव्यूह किसकी रचना है? ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है लक्ष्मी नारायण मिश्र। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। चक्रव्यूह रचना लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है, कालिदास किन, यहाँ पर ये क्वेश्चन कुछ गलत हो गया है, इसे स्किप कर देते हैं। तो रचना है आपकी 6 वाला क्वेश्चन देखेंगे कि साहित्य का श्रेय और प्रेम रचना के लेखक निम्न में से कौन है? साहित्य का श्रेय और प्रेम रचना के लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, जैनेन्द्र कुमार हैं साहित्य का श्रेय और प्रेम रचना के लेखक। अगला क्वेश्चन है, तप रे मधुर मन विश्व वेदना में तप प्रतिपल। फिर पंक्ति है रचना की, तप रे मधुर मन विश्व वेदना में पल तप प्रतिपल। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? निराला के द्वारा, दिनकर द्वारा, प्रभाकर माचवे या पंत द्वारा। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, सुमित्रा नंदन पंत की यह रचना है, तप रे मधुर मन विश्व वेदना में तप प्रतिपल। अगला क्वेश्चन है, प्रायश्चित रचना के लेखक कौन है? रचना का नाम है प्रायश्चित और इसके लेखक बताने हैं मन्नू भंडारी, भगवती चरण वर्मा, सुदर्शन या विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, भगवती चरण वर्मा की रचना है प्रायश्चित, इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। अगला क्वेश्चन है, विघटन के क्षण किस विधा की रचना है? विधा का नाम बताना है। विघटन के क्षण रचना का नाम है और किस विधा की रचना है बताना है। नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, यात्रा वृत्तांत है।
राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, कहानी विधा की रचना है विघटन के क्षण। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है, यह कहानी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, विघटन के क्षण कहानी के लेखक कौन हैं? तो यह कहानी विधा की रचना तो है, अब इसके लेखक का नाम बताना है। फणीश्वर नाथ रेणु, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है विघटन के क्षण। ऑप्शन ए राइट आंसर है। गुप्त भेद उपन्यास के लेखक निम्न में कौन हैं? इनमें से किसके द्वारा गुप्त भेद उपन्यास लिखा गया है? विधा है इसकी उपन्यास। विष्णु प्रभाकर, प्रभाकर माचवे, गोपाल दास गहमरी या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, गोपाल राम गहमरी की रचना है गुप्त भेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक कवि द्वितीय तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? जो कवि द्वितीय तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है वह आपको बताने हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, प्रभाकर माचवे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, प्रभाकर माचवे द्वितीय तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है, यह हैं प्रथम तार सप्तक के कवि। अब एक चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि जो हम प्रायः बोल देते हैं कि प्रथम तार सप्तक, लेकिन जो सबसे पहले तार सप्तक प्रकाशित हुआ था उसके लिए कभी भी प्रथम शब्द का यूज नहीं किया जाता है, उसे केवल तार सप्तक ही कहा जाता है। ठीक है, उसे केवल तार सप्तक ही कहा जाता है। तो अगर कभी आपके लिए कोई क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि इनमें से कौन कवि जो है तार सप्तक में मतलब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि तार सप्तक का किसी कवि का नाम दे दिया जाए और ये किस सप्तक में सम्मिलित हैं, ऐसा आएगा जिसमें कि प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक ऐसा लिखा होगा, तो प्रथम तार सप्तक को कभी भी टिक नहीं करना है, तार सप्तक को ही टिक करना है, क्योंकि जो सबसे पहले तार सप्तक प्रकाशित हुआ था उसका नाम प्रथम तार सप्तक नहीं है। ठीक है, उसका नाम है केवल तार सप्तक। उसके बाद के सप्तक को द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, कैलेंडर का आखिरी पन्ना किसकी रचना है? कैलेंडर का आखिरी पन्ना रचना का नाम है, किसने लिखी है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, निर्मल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, ऋषभचरण जैन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामकुमार वर्मा की रचना है कैलेंडर का आखिरी पन्ना, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। अगला प्रश्न है, युगांतर के लेखक कौन हैं? युगांतर के लेखक बताने हैं कि कौन हैं। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, अमृतलाल नागर हैं युगांतर के लेखक। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सुकवि किंकर उपनाम निम्न में से किस लेखक का है? सुकवि किंकर उपनाम। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी का उपनाम है सुकवि किंकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी का उपनाम है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के पाणिनि निम्न में से कौन कहलाते हैं? हिंदी के पाणिनि कौन कहलाते हैं? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी के पाणिनि कहलाते हैं किशोरीदास वाजपेयी। अगला प्रश्न है, लेखक की रोटी किसकी रचना है? रचना का नाम है लेखक की रोटी, किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है ऑप्शन बी, मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल की रचना का नाम है लेखक की रोटी। अगला प्रश्न है, भवाधिपति उपनाम किस लेखक का है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, सूरदास। सूरदास को भावाधिपति कहा गया है, वात्सल्य सम्राट भी इन्हें कहा जाता है, सूरदास जी को। प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट किसके द्वारा कहा गया था? प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट के रूप में माना जाता है, यह किसने कहा इन्हें? राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट कहा था शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट कहा था शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बिजुरी काजल आज रही काव्य संग्रह किसका है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन बी है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है, सूर ग्रंथावली की भूमिका के लेखक कौन हैं? सूर ग्रंथावली की भूमिका, रचना का नाम है यहाँ तक, सूर ग्रंथावली की भूमिका, यह एक रचना का नाम है।
राइट आंसर है ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है सूर्य ग्रंथावली। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पंखहीन किस विधा की रचना है? पंखहीन किस विधा की रचना है? विधा का नाम है पंखहीन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आत्मकथा विधा की रचना है पंखहीन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। पंखहीन किसकी आत्मकथा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा का नाम है पंखहीन। यानी कि विष्णु प्रभाकर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी वह पंखहीन इस नाम से लिखी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? कालक्रम के अनुसार सही बताना है, इनके जन्म काल के अनुसार। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो, विद्यापति और तुलसीदास। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा अलंकार अर्थालंकार के भेद के अंतर्गत नहीं आता? जो अर्थालंकार का भेद नहीं है वह बताना है। राइट आंसर है इसके लिए श्लेष अलंकार। ऑप्शन डी, यह अर्थालंकार का भेद नहीं है, यह आता है शब्दालंकार के अंतर्गत। शब्दालंकार के अंतर्गत यह आता है। तो उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और रूपक यह अर्थालंकार के भेद हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा चिन्ह है कौन सा चिन्ह है जो कि अर्धविराम का चिन्ह है? इनमें से कौन सा है अर्धविराम का चिन्ह? पहला वाला चिन्ह इस प्रकार है, दूसरे में ऐसे है, तीसरे में ये है और चौथे में ये। तो कौन सा है इसमें जो कि अर्धविराम का चिन्ह है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। जो ऑप्शन बी में आपको ब्रैकेट में चिन्ह दिखाई दे रहा है, जो यह चिन्ह है यह अर्धविराम का चिन्ह है। अगला प्रश्न है, कौन सा विराम चिन्ह त्रुटि विराम कहलाता है? इनमें से कौन सा विराम चिन्ह है जिसे त्रुटि विराम भी कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हंसपद को त्रुटि विराम कहा जाता है। हंसपद जो कि इस प्रकार का एक साइन हम लगाते हैं, इसे त्रुटि विराम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्र किन दो वर्णों से मिलकर बनता है? किन दो वर्णों से मिलकर स्र बना हुआ है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, श और र से मिलकर बनता है श्र। जो स में आपको देखिए यहाँ भी श और र है, यहाँ भी है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? पहला वाला पूरा स है और दूसरा वाला आधा श है। ठीक है, आधा स। अगर उसमें हलंत आ गया इसका मतलब ये स इसमें से अ हट गया है, तो इसलिए आधा स हो गया है। ठीक है, तो स और र से मिलकर श्र बनता है। अगला प्रश्न है, लकीर पीटते रहना मुहावरे का अर्थ है। लकीर पीटते रहना मुहावरे का अर्थ बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुरानी निरर्थक परंपराओं पर चलना। पुरानी निरर्थक परंपराओं पर चलना। अगला क्वेश्चन है, दुरुपयोग शब्द में उपसर्ग है। दुरुपयोग शब्द में उपसर्ग है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, दुर। यह इसका उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब है जो कि हम आगे से शब्दों के किसी उपयोग, जैसे उपयोग शब्द में उपयोग पूरा शब्द है, इसके आगे हम अगर दुर लगा देंगे तो यह दुरुपयोग बन गया। तो ये जो दुर है यह उपसर्ग है। और प्रत्यय होता है जो पीछे लगता है, जैसे बूढ़ा है, बूढ़ा में पा उपसर्ग लगा देंगे तो बुढ़ापा हो जाएगा। प्रत्यय लगा देंगे तो बुढ़ापा हो जाएगा। सामने की ओर उपसर्ग और पीछे की ओर प्रत्यय। अगला प्रश्न है, नागरिकता शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। नागरिकता जो शब्द है इसमें मूल शब्द क्या है और इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है यह बताना है। नागरिक धनता, नगर धन एकता, नगर धन इकता, नगर धन इकधनता। मूल शब्द और प्रत्यय इसमें बताने हैं। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है। जो इसका मूल शब्द है वह नगर है। मूल शब्द क्या है? नगर है। इक भी प्रत्यय है और ता भी प्रत्यय है, तो ये दोनों इसमें प्रत्यय लगे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चांद का तत्सम शब्द है?
चाँद का तत्सम शब्द कौन सा है? चाँद का तत्सम रूप बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्र। चाँद का जो तत्सम रूप है वह चंद्र है। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता में कौन सा समास है? आत्मनिर्भरता में समास बताना है, कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा माता का विलोम है? माता का विलोम बताना है आपको। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विमाता। माता का जो विलोम है वह है विमाता। अगला प्रश्न है, फैली है खेतों में दूर तक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की उजली जाली। यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? ग्रामश्री, मेघ आए, साकेत, हरिघास पर क्षण भर। राइट आंसर ग्रामश्री है। यह जो पंक्ति है यह ग्रामश्री से ली गई है, जो कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अगला प्रश्न है, मेरे बचपन के दिन किसकी रचना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा की रचना है मेरे बचपन के दिन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग को प्रपद्यवाद के नाम से जाना जाता है? कौन सा युग है जिसे प्रपद्यवाद कहा जाता है? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है, नकेनवाद को प्रपद्यवाद के नाम से जाना जाता है। और इसमें एक चीज़ यह है कि इसमें प्रयोगवाद भी आ गया है, तो नकेनवाद और प्रयोगवाद दोनों ही प्रपद्यवाद के नाम हैं। ठीक है, नकेनवाद और प्रयोगवाद दोनों ही प्रपद्यवाद के नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? रचना का नाम है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, हरिशंकर परसाई की रचना है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। हरिशंकर परसाई एक व्यंग निबंधकार थे, यानी कि व्यंग्यात्मक रचना करते थे ये। पूर्व की ओर किसकी रचना है? रचना का नाम है पूर्व की ओर किसकी रचना है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, वृंदावन लाल वर्मा की रचना का नाम है पूर्व की ओर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। शताब्दी किसकी रचना है? शताब्दी किसकी रचना है? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, अमृत राय की रचना का नाम है शताब्दी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना हरिकृष्ण प्रेमी की नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, शगुन। जो शगुन रचना है यह हरिकृष्ण प्रेमी की रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त अमृतपुत्री, विश्वान और स्वप्नभंग ये हरिकृष्ण प्रेमी की रचनाएं हैं। प्रेमचंद्र की रचना दो बैलों की कथा में बैलों का नाम क्या था? प्रेमचंद्र की रचना है दो बैलों की कथा, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है यह दो बैलों की कथा। तो इसमें बताना है कि जो दो बैल थे जो, उनका नाम क्या था? राइट आंसर ऑप्शन ए है, हीरा और मोती उनका नाम था प्रेमचंद्र की रचना में दो बैलों की कथा में। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी पंक्ति के लेखक कौन हैं? क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी पंक्ति के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना की यह पंक्ति है, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। अगला प्रश्न है, आली शब्द का अर्थ है, आली शब्द का अर्थ बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सखी। आली शब्द का अर्थ है सखी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। महात्मा शब्द का समास विग्रह होगा। महात्मा शब्द का समास विग्रह क्या होगा? आत्माओं में महान, जो आत्मा महान है, आत्मा में सबसे महान, महान है जो आत्मा। राइट आंसर ऑप्शन डी है, महान है जो आत्मा।
यह महात्मा शब्द का समास विग्रह होगा। महात्मा किस समास का उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्मधारय समास का उदाहरण है महात्मा। जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद गौड़ और उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शब्द में मूल शब्द है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, घूमना। घुमक्कड़ शब्द में मूल शब्द है घूमना, यानी कि घूमना, घूमना से लेकर ही घुमक्कड़, घूमना प्लस अक्कड़ बराबर घुमक्कड़, और अक्कड़ इसमें प्रत्यय है। घूमना मूल शब्द है और अक्कड़ जो है वह प्रत्यय है। स्त्री रत्न में कौन सा समास है? स्त्री रत्न में कौन सा समास है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, वाक्य में इसके संबंध, वाक्य में जिसके है यह, जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसे कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उद्देश्य। वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे हमने एक जो हमारे पास सेंटेंस होता है उसके दो भाग होते हैं, मतलब वाक्य के दो भाग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ठीक है, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। तो अब देखिए, मैंने जैसे यहाँ पर लिखा राम स्कूल जाता है, मैंने लिखा राम स्कूल जाता है राम के बारे में, तो यह उद्देश्य हो गया। और इसके बारे में जो कुछ कहा वह हो गया विधेय। इसके बारे में हमने यह कहा कि वह स्कूल जाता है, तो यह हो गया विधेय। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो क्या है कि जो कहा जाए, जो कुछ कहा जाए उसे, यानी कि जिसके संबंध में, यहाँ पर इसके हो गया है जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसे क्या कहेंगे? उद्देश्य कहेंगे। हम किसके संबंध में कह रहे हैं वह उद्देश्य कहलाएगा, और उसके संबंध में जो कुछ कहा जाएगा वह कहलाएगा विधेय। तो अभी पूछा गया है कि वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसे क्या कहेंगे? उद्देश्य। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।